हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून सभी को। कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है पढ़ाई केमिस्ट्री की? अच्छी चल रही है। काफ़ी बच्चों के मैसेज आ रहे हैं मेरे पास, देख रहे हैं हम, अच्छा रेस्पॉन्स दे रहे हैं और पढ़ाई कर रहे हैं। इस 30 दिनों के क्रैश कोर्स का भरपूर फ़ायदा आप लोगों को उठाना है। हमारी क्लास के साथ साथ आप विद्या क्वेश्चन बैंक पढ़ते रहेंगे या विद्या ऐप आपने डाउनलोड किया होगा, उसमें जो क्वेश्चंस दिए हैं उनको सोल्व करते रहें। कंटिन्यू स्टडी साथ साथ चलती रहेगी तो आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी और इसका आपको भरपूर फ़ायदा मिलेगा। आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, आज से पहले मैंने 2 चैप्टर कराए आप लोगों को, पहला चैप्टर और सेकंड चैप्टर। उसमें काफ़ी कुछ चीज़ें आप लोग सीख गए हैं। रिएक्शन बैलेंस करना, टाइप्स ऑफ रिएक्शन क्या होती हैं। सेकंड चैप्टर में आपने सीख लिया एसिड बेस सॉल्ट क्या होते हैं, कैसे किसमें से पता करते हैं कौन सा प्रबल अम्ल है, प्रबल क्षार है, दुर्बल अम्ल है, दुर्बल क्षार है, अभिक्रियाएं क्या होती हैं। और आपके जो कंपाउंड्स मैंने डिस्कस किए थे, NaOH, वाशिंग सोडा, POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम वगैरह, काफ़ी हद तक आप लोग समझ चुके हैं, अच्छा रेस्पॉन्स दे रहे हैं और अधिकांश बच्चों के आंसर भी सही आ रहे हैं। तो आज हम जो चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, धातु एवं अधातु क्या होती हैं, इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे हम। सबसे पहले आप लोग देखो, मैंने आपको 2 दिन से पहले भी बता रहा हूँ कि धातु क्या होती हैं। धातु की परिभाषा सबसे पहले आपको देनी है। आवर्त सारणी में कितने तत्वों में आवर्त सारणी को बांटा गया है? धातु एवं अधातु। मुख्य रूप से 2 प्रकार के तत्व होते हैं, एक धातु होती है और एक अधातु होती है। तो धातु की परिभाषा क्या देंगे हम? रासायनिक रूप से धातु की परिभाषा क्या होती है? वे तत्व होते हैं जो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखते हैं। ऐसा कोई भी तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग देता है उसको हम धातु बोलते हैं। जैसे कि आयरन होता है, आयरन को आप धातु बोलते हो, ये इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। तो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे तो किसी भी तत्व के ऊपर क्या आता है? धनावेश आ जाता है। धनावेश इसके ऊपर कितना आ जाएगा? Fe के ऊपर 2+ आ जाता है। जैसे सोडियम होती है, सोडियम धातु होती है, तो सोडियम इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। जब इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो इसके ऊपर कितना आवेश आ जाएगा? धनावेश 1 आ जाएगा। मैग्नीशियम धातु होती है, मैग्नीशियम धातु होती है, इसके ऊपर जब आवेश आएगा तो कितना आ जाएगा? 2+ आ जाएगा। तो इनको हम धातु आयन बोलते हैं। कोई भी तत्व जब इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो इसका मतलब वो धातु होती है, और इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद उसके ऊपर आवेश आ जाएगा। कितना आवेश आएगा? +1 आएगा, +2 आएगा या +3 आएगा। तो वो उसको हम धातु आयन बोल सकते हैं। सचिन वाजपेयी, धातु विद्युत धनात्मक होती हैं। बिल्कुल सही है, धातु विद्युत धनात्मक होती हैं। विद्युत धनात्मक वो तत्व होते हैं जो आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं। जैसे कैल्शियम होती है, कैल्शियम के ऊपर 2+ चार्ज होता है। एल्यूमिनियम होती है, एल्यूमिनियम के ऊपर 3+ चार्ज होता है। और इसके अलावा बहुत सारी टाइटेनियम होती है, टंगस्टन होता है, डब्लू टंगस्टन होता है। इसका जो ये तत्व जो होता है, इसका लैटिन नेम जो होता है, कुछ तत्वों के सिंबल जो हैं वो लैटिन नेम के पर आधारित हैं। इसको क्या बोलते हैं? वॉल्फियम। इसका जो लैटिन नेम होता है वो वॉल्फियम होता है। तो ये टंगस्टन को रिप्रेजेंट करता है। इस तरीके से कोबाल्ट, क्रोमियम, जिंक, ये सब क्या होती हैं? धातु होती हैं। अब साथ के साथ ही मैं आपको अधातु की भी परिभाषा बता देता हूँ। दोनों की तुलनात्मक अध्ययन हम करेंगे, कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। अधातु क्या होती हैं? अधातु वो तत्व होते हैं जो विद्युत ऋणात्मक होते हैं। ये तो विद्युत धनात्मक होते हैं, ये विद्युत ऋणात्मक होते हैं। विद्युत ऋणात्मक जो कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखते हैं। कोई भी तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखेगा उसको हम अधातु बोलेंगे। और जब वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा तो उसके ऊपर कौन सा आवेश आएगा? ऋणात्मक आवेश आएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। कितना आएगा? -1 आएगा या -2 आएगा या -3 आएगा या -4 आएगा। कौन कौन से एलिमेंट होते हैं? जैसे अधातु में नाइट्रोजन होती है, नाइट्रोजन के ऊपर कितना आवेश आ जाता है? 3 नेगेटिव आता है। ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन के ऊपर कितना आवेश आता है? 2- आ जाता है।
फ्लोरीन होती है, फ्लोरीन के ऊपर कितना आवेश आता है? क्योंकि एक ऋणावेश होता है। क्लोरीन के ऊपर एक ऋणावेश, ब्रोमीन के ऊपर ऋणावेश, आयोडीन के ऊपर भी ऋणावेश होता है। सेल्वी अग्रवाल सर पॉजिटिव क्यों होते हैं? पॉजिटिव इसलिए होते हैं सेल्वी क्योंकि इन्होंने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए हैं, इन्होंने इलेक्ट्रॉन त्याग दिए हैं, और इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद क्या बचेगा? इलेक्ट्रॉन निकल गया तो धनावेश ही बचेगा। किसी भी तत्व में जो धनावेश होता है वो ऋणावेश होता है, वो बराबर मात्रा में होता है। जब आवेश बराबर मात्रा में हो गए तभी तत्व के ऊपर जो आवेश होता है वो शून्य होता है। अगर आप उसमें से ऋणावेश निकाल लोगे, इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे, तो नाभिक में क्या बचेगा? प्रोटॉन बचेंगे, और प्रोटॉन के ऊपर कौन सा आवेश होता है? धनावेश होता है। इसलिए धातु आयन के ऊपर हमेशा धनावेश होता है। तो यहाँ पर ये जो अधातु होती हैं, अधातु आयन होता है, इनके ऊपर ऋणावेश होता है क्योंकि इनकी प्रकृति जो होती है वो विद्युत ऋणात्मक होती है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है। अब क्वेश्चन आता है कि तत्व इलेक्ट्रॉन क्यों त्यागते हैं, तत्व इलेक्ट्रॉन क्यों ग्रहण करते हैं? ठीक है तो यहां पर कोई भी तत्व इलेक्ट्रॉन क्यों त्यागेगा? अपनी बाह्यतम कक्षा का अष्टक पूरा करने के लिए। कोई भी तत्व इलेक्ट्रॉन क्यों ग्रहण करेगा? वो भी अपनी बाह्यतम कक्षा का अष्टक पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, जिससे उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ऋणावेश आ जाएगा। नाभिक क्या होता है? आलोक सिंह नाभिक नहीं जानते? परमाणु के मध्य में एक धनावेश होता है। आलोक सिंह, ये परमाणु के मध्य में एक धनावेश होता है और इसके चारों तरफ जो कक्षाएं होती हैं उनके ऊपर इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। परमाणु में तुमने पढ़ा होगा। और ये इलेक्ट्रॉन नाभिक के साथ प्रबल आकर्षण बल के द्वारा बंधे हुए होते हैं। जब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो फिर वो क्या हो जाएगा? इसके ऊपर ऋणावेश कम हो जाएगा और धनावेश जो है ज़्यादा हो गया। ठीक है रोहन, मोमबत्ती का जलना कौन सा परिवर्तन है? मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन होता है, क्योंकि मोमबत्ती एक बार जलने के बाद आप उसको दोबारा से प्राप्त नहीं कर सकते हो, इसलिए वो रासायनिक परिवर्तन होता है, केमिकल चेंज होता है। ठीक है, तो अब मैं आपको कुछ धातु की विशेषताएं बता रहा हूँ क्या क्या होती हैं। पहले मैं धातु की बताऊंगा, फिर अधातु की बताऊंगा। तो सबसे पहले धातु के अंदर क्या होती है? चमक होती है, एक धात्विक चमक होती है। कोई भी धातु आप देख लो, उसकी सरफेस जो होती है वो शाइनिंग होती है, क्योंकि इनके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, और मुक्त इलेक्ट्रॉन की वजह से वो मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो दोलन करते रहते हैं, वाइब्रेट होते रहते हैं, जिसकी वजह से धातु की सरफेस पे चमक होती है। जैसे गोल्ड होता है, सोना AU सिंबल इसका होता है, चांदी का AG होता है, कॉपर का CU होता है। तो इनके अंदर एक विशेष प्रकार की चमक होती है जिसको हम बोलते हैं धात्विक चमक। और ये धात्विक चमक क्यों होती है? क्योंकि इनके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो दोलन करते रहते हैं, जिसकी वजह से उनके ऊपर शाइनिंग होती रहती है। लेकिन कुछ धातु ऐसी होती हैं जिनके अंदर कुछ टाइम बाद ये चमक जो होती है फीकी पड़ जाती है। जैसे सिल्वर होती है, चांदी होती है, कुछ टाइम बाद काली पड़ जाती है। क्यों पड़ जाती है? क्योंकि सिल्वर रखी रखी सल्फर के साथ, सल्फर आयन के साथ, सल्फाइड आयन के साथ रिएक्शन करके क्या बना देती है? Ag2S का काला अवक्षेप बन जाता है, जिसकी वजह से जो सिल्वर होती है वो काले रंग की दिखाई देती है। दूसरा पॉइंट होता है, धातु जो होती हैं कठोर होती हैं, बहुत ज़्यादा आसानी से टूटने वाली नहीं होती हैं। लोहा होता है, चांदी, तांबा, आपका गोल्ड होता है, ये सब क्या होती हैं? बहुत कठोर होती हैं, आसानी से टूटती नहीं हैं। कुछ धातु जो होती हैं वो सॉफ्ट भी होती हैं, जैसे सोडियम और पोटेशियम और मैग्नीशियम। ये धातुएं जो होती हैं बहुत मुलायम होती हैं और इनको आप चाकू से काट सकते हैं। तीसरा नंबर होता है इनके मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, गलनांक एवं क्वथनांक। धातु कठोर होती हैं, ठोस अवस्था में होती हैं, इसलिए इनके गलनांक और क्वथनांक भी बहुत ज़्यादा होते हैं। आसानी से इनको उबाला नहीं जा सकता है और आसानी से इनको गलाया भी नहीं जा सकता है। धातुओं का जो घनत्व होता है वो भी बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि कोई भी पदार्थ जो कठोर होता है उसका घनत्व जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, पारा, आनंद मोहन, हाँ मरकरी जो होता है Hg जिसका सिंबल होता है, पारा जिसको बोलते हैं, ये क्या होता है? ये द्रव होता है।
पारा, सोडियम और पोटेशियम क्या होती हैं? ये भी ठोस होती हैं लेकिन बहुत मुलायम होती हैं। इसके अलावा आयरन, कोबाल्ट, निकल, जिंक, गोल्ड, तांबा, ये सब क्या होती हैं? कठोर होती हैं। लेकिन जो मरकरी होता है, पारा होता है, ये क्या होता है? द्रव अवस्था में पाया जाता है। बिल्कुल द्रव भी नहीं होता है, बिल्कुल ठोस भी नहीं होता है, बीच की अवस्था होती है, जिसको आप सेमी सॉलिड बोल सकते हो। लगभग द्रव जैसा ही व्यवहार करता है। ठीक है। अब इसका कोई भी बच्चा मुझे बताए कि Hg जो होता है, पारे को, मरकरी को हम Hg से प्रदर्शित करते हैं। मुझे बताओ Hg का पूरा नाम क्या होता है? मैं वेट करूंगा, स्क्रीन पे मैसेज करके मुझे बताएंगे सभी बच्चे। Hg जो सिंबल दिया हुआ है मरकरी या पारे को, इसका पूरा नाम क्या होता है? रोहन, सोडियम ज्वलनशील होता है। हाँ, सोडियम को अगर आप खुले में रख दोगे, ये ऑक्सीजन या पानी के साथ रिएक्शन करके क्या बना देगा? एकदम जल जाएगा, आग पैदा करता है। बहुत ज़्यादा क्रियाशील धातु होती है जो कि पानी के साथ भी अग्नि प्रकट करती है, अग्नि पैदा करती है। इसको बोलते हैं सोडियम धातु। बताओ भाई आदर्श मिश्रा, कोई भी बच्चा बताए मुझे Hg का जो सिंबल। हाँ, वेरी गुड सेल्वी। हाइड्रागायरम, बिल्कुल सही है। ये लैटिन भाषा का नाम है। तत्वों को जो प्रदर्शित करने के लिए जो सिंबल दिया हुआ है, उसका जो नेम होता है Hg का, ये लैटिन भाषा के नाम पे आधारित है। इसका नाम होता है हाइड्रागायरम। सोडियम जो होता है, इसको Na से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका क्या होता है? नेट्रियम होता है। पोटेशियम जो होता है, इसको केलियम से प्रदर्शित करते हैं। संजय, सक्रियता श्रेणी पे अभी आ रहा हूँ। ठीक है। तो ये धातुओं की स्टेप बाय स्टेप हम एक एक करके विशेषताएं पढ़ रहे हैं। और जो धातुओं के अंदर होता है, विद्युत और ऊष्मा का चालन बहुत तेजी से होता है, क्योंकि ये कठोर अवस्था में होती हैं। जब हम इनमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो धातुओं के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा संख्या में होते हैं। एक बार विद्युत धारा चालित करते ही इनके इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से चलने लगते हैं, जिससे कि विद्युत धारा का एवं ऊष्मा का संचालन होता है। ठीक है। और एक विशेषता ये होती है कि धातु जो होती हैं वे ध्वनि उत्पन्न करती हैं। जब धातु को आप किसी भी ठोस सरफेस से स्ट्राइक करते हैं, किसी भी ठोस सरफेस के ऊपर लगाते हैं, उसको मारते हैं, उसकी चोट करते हैं, तो उससे क्या होती है? ध्वनि प्रदर्शित होती है। क्योंकि कोई भी ठोस पदार्थ जो होता है वो ध्वनि प्रदर्शित करता है, खासकर धातु। अधातु कभी ध्वनि प्रदर्शित नहीं करती हैं। और धातुओं के अंदर एक प्रकृति होती है आघात वर्ध्यता। ये क्या होता है? जब धातु को हथौड़े से पीटा जाता है या किसी भी ठोस वस्तु से पीटा जाता है, तो उनको हम क्या करते हैं? पतली चादर के रूप में बदल सकते हैं। जैसे लोहे को, कोई कितना भी मोटा लोहा हो, उसको अगर हैमरिंग करते हैं, उसके ऊपर अगर हथौड़े से चोट मारते हैं, तो लोहा जो है पतली पतली चादर के रूप में हम उसको परिवर्तित कर सकते हैं। इस विशेषता को बोलते हैं आघात वर्ध्यता। नेक्स्ट पॉइंट है धातुओं का डक्टिलिटी, लचीलापन जिसको बोलते हैं। इस लचीलापन का मतलब क्या होता है? डक्टिलिटी या लचीलापन का मतलब होता है कि धातुओं को हम खींच सकते हैं, धातुओं के तार बनाए जा सकते हैं। आप देखते हो जितने भी विद्युत के तार होते हैं वो किससे मिलकर बना होता है? वो या तो सिल्वर का होता है, या एल्यूमिनियम का होता है, या इस किस किस चीज़ से होते हैं? ये वायर बनाने की इनके अंदर प्रॉपर्टी विशेष प्रकार की होती है। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के कारण इलेक्ट्रिक पास होता है। आनंद मोहन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के कारण नहीं होता है। ठीक बात है, आधा ठीक बोल रहे हो, आधा गलत बोल रहे हो। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के बाद हमें पता चलता है कि इसके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन है या नहीं है, क्योंकि धातुओं ने इलेक्ट्रॉन त्याग दिए हैं, और इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद उनके पास धनावेश आ गया है। और किसी भी धातु के पास बहुत संख्या में, अनंत संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉनों को, विद्युत धारा को प्रवाहित कर सकता है, विद्युत ऊष्मा को भी प्रवाहित कर सकता है। ठीक है। तो ये कुछ धातुओं की विशेषताएं मैंने बताई हैं। घनत्व जो होता है धातुओं का बहुत ज़्यादा होता है, सोडियम और पोटेशियम को छोड़ के, क्योंकि सोडियम और पोटेशियम क्या होती है? मुलायम धातु होती हैं, इनका घनत्व कम होता है, इसलिए ये मुलायम होती है और इनको चाकू से काटा जा सकता है। ठीक है। अब बात करते हैं हम अधातु की। ये मैंने बताया है धातु की विशेषताएं। अब आते हैं अधातु के ऊपर। ठीक है। बॉस एनएस, हाँ समझ रहा है, ठीक है, अच्छी बात है। आनंद मोहन, बात हाँ एक ही बोल सकते हो, लगभग दोनों एक ही जैसी बात होती हैं। लेकिन अगर आप इसका आंसर पूछा जाए आपसे, धातु
विद्युत की सुचालक क्यों होती हैं, तो आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के कारण नहीं लिखोगे, आपका आंसर आधा अधूरा माना जाएगा, गलत होगा। आपको क्या लिखना होगा, धातुओं के पास बहुत संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसकी वजह से वो क्या कर सकते हैं, उनको हम विद्युत के या ऊष्मा के सुचालक कह सकते हैं। हाँ, सचिन वाजपेयी, गोल्ड सबसे अधिक तन्य होता है, बिल्कुल सही बात है। 1 ग्राम गोल्ड से आप कई किलोमीटर तक का वायर बना सकते हैं। मतलब उसके अंदर वायर बनने की जो प्रॉपर्टी होती है, वायर बनने की जो तार बनाने की जो खींचे जाने की विशेषता होती है, वो सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, आंसर मिल गया रोहन। अब मैं अधातु की विशेषताओं के ऊपर आ रहा हूँ। अधातु की फर्स्ट नंबर पे देखो आप, गैसीय अवस्था में पाई जाती हैं। ये जो अधातु होती हैं, ये सभी अधिकांश रूप से आप देखोगे गैसीय अवस्था में पाई जाती हैं, ये ठोस अवस्था में नहीं पाई जाती हैं। इसीलिए ये क्या होती हैं, सॉफ्ट होती हैं। गैस अवस्था जो होती है वो तो ठोस अवस्था की तुलना में सॉफ्ट होगी, मुलायम होगी। कौन कौन सी होती हैं यहाँ पर मैंने कैसे अधातु को प्रदर्शित किया है, आयन के रूप में। रोहन, हाँ, 2 किलोमीटर जो गोल्ड होता है, 1 ग्राम गोल्ड से आप 2 किलोमीटर तक का वायर बना सकते हैं। लेकिन ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, इसलिए हम इसको जनरली यूज नहीं करते हैं। तो ज़्यादातर वायर किसके बनते हैं, तो सिल्वर के बनते हैं या फिर एल्यूमिनियम के बनाए जाते हैं। एल्यूमिनियम आसानी से इसके ऊपर रस्टिंग भी नहीं होती है, जंग भी नहीं लगता है, क्योंकि ये जल के साथ बहुत ज़्यादा अभिक्रिया नहीं करता है। एल्यूमिनियम जल के साथ अभिक्रिया करने के बाद उसके ऊपर क्या होता है, उसकी सतह के ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक सफ़ेद परत बन जाती है, जो इसको बाद में जल से अभिक्रिया नहीं करने देता है और एल्यूमिनियम के ऊपर जंग नहीं लगता है, रस्टिंग नहीं होती है। इसलिए एल्यूमिनियम के तार जो होते हैं वो बहुत लंबे समय तक चलते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। सेल्वी अग्रवाल, 1 ग्राम गोल्ड जो होता है 2 किलोमीटर, राइट। ठीक है, अब आते हैं गैसीय अवस्था में। अधातुओं को नाइट्रोजन, N2, O2, Cl2, Br2, I2, ये सब क्या हैं, अधातु हैं और इनको किस अवस्था में मिलती हैं, ये सारी की सारी गैसीय अवस्था में मिलती हैं। दूसरी बात, अधातु कठोर नहीं होती हैं। अधातु जो होती हैं वो धातुओं की कंपैरिजन में कठोर नहीं होती हैं। सिर्फ एक ऐसी अधातु होती है जो कि सबसे ज़्यादा कठोर होती है, दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ होता है। कोई बच्चा मुझे लिख के बताएगा कौन सी अधातु होती है जो सबसे ज़्यादा कठोर होती है। कौन सा ऐसा पदार्थ होता है जो दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ होता है और वो अधातु होती है। मैं वेट कर रहा हूँ, यहाँ पे बताएंगे कौन सबसे पहले आंसर देगा। दूसरी बात, तीसरा नंबर आता है इनकी चमक, गैस नहीं होती भाई रोहन। तीसरा नंबर, अधातु जो होती है चमकीली नहीं होती हैं। धातुएं जो मैंने बताई हैं वो सब क्या होती हैं, वो चमकीली होती हैं, और अधातु जो होती है वो चमकीली नहीं होती हैं। सेल्वी अग्रवाल, प्लेटिनम नहीं होता है, प्लेटिनम धातु होती है। मैं पूछ रहा हूँ अधातु कौन सी होती है, वो अधातु बताओ। हाँ, राजेश सबसे पहले आंसर दिया डायमंड, बिल्कुल सही आंसर है, कार्बन। डायमंड जो होता है ये दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ होता है और होता क्या है, अधातु होता है। किसका बना हुआ होता है, कार्बन का। और कार्बन से ही, हाँ, सभी बच्चों का आंसर काफ़ी हद तक सही है, सभी बच्चे सही दे रहे हैं, वेरी गुड। तो कार्बन के अपर रूप होते हैं। कार्बन कई अवस्था में पाया जाता है, डायमंड की अवस्था में पाया जाता है, हीरे की अवस्था में जो दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ होता है और जो अधातु होता है। ग्रेफाइट भी होता है इसके अलावा, और जो कार्बन का ब्लैक होता है वो भी कार्बन ब्लैक होता है। अब आते हैं विद्युत एवं ऊष्मा का चालन। जो अधातुएं होती हैं जनरली ये विद्युत एवं ऊष्मा का चालन नहीं करती हैं, बस एक अधातु होती है जो विद्युत और ऊष्मा का चालन करती हैं। बताए भाई, कौन बच्चा बताएगा सबसे पहले, कौन सी अधातु होती है जो विद्युत एवं ऊष्मा का चालन करती है। डायमंड तो नहीं करता है, डायमंड कठोर होता है लेकिन विद्युत का कुचालक होता है। और एक अधातु ऐसी होती है जो विद्युत ऊष्मा का कुचालक करती है। वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा, कैसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कौन सी धातु होती है जो सबसे कठोर होती है कौन सी धातु होती है जो विद्युत ऊष्मा का चालन करती है। अभी तक किसी बच्चे का आंसर नहीं आया है सही, वेट कर रहा हूँ मैं, बनाएंगे आप। इसके बाद घनत्व जो होता है, घनत्व जो अधातुओं का होता है
हाँ रोहन बिल्कुल सही आंसर है, ग्रेफाइट होती है, लेकिन ग्रेफाइट की स्पेलिंग गलत लिखी है, ये स्पेलिंग नहीं होती है ग्रेफाइट। हाँ अब शैलवी ने सही लिखा है, ग्रेफाइट जो होता है ये विद्युत का सुचालक होता है, जबकि क्या होती है अधातु होती हैं। हम क्या कह रहे हैं, अधातुओं की प्रॉपर्टी होती है। सभी बच्चों का ठीक है, स्पेलिंग सही लिखें जरा ग्रेफाइट की, GRAPHITE। एग्जाम के अंदर स्पेलिंग का ध्यान रखना है। ये चैट वाले मैसेज जो करते हैं ना आप लोग, स्पेलिंग कुछ भी लिख देते हैं, मार्क्स कट जाएंगे, ये ध्यान रखना है। जो बुक के अंदर स्पेलिंग लिखी है वही एग्जाम के अंदर लिखनी है। ग्रेफाइट में PH आएगा, F नहीं आएगा। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। तो ये एक्सेप्शन होते हैं, अपवाद होते हैं दो। कौन कौन से, एक डायमंड, डायमंड अधातु होती है। सामान्य रूप से अधातुएं क्या होती हैं, गैस के अवस्था में पाई जाती हैं, मुलायम होती हैं, लेकिन डायमंड जो होता है ठोस होता है, तो दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ होता है। और दूसरा नंबर आता है ग्रेफाइट का। ग्रेफाइट क्या होता है, अधातु होती हैं। सामान्य रूप से अधातु क्या होती हैं, विद्युत ऊष्मा को संचालित नहीं करती हैं, लेकिन ग्रेफाइट जो होता है अपवाद होता है, ये विद्युत ऊष्मा का संचालन करता है। तो ये कुछ विशेषताएं हैं हमारी जो धातु है। मैं धातु की क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा आपसे, धातुएं क्या होती हैं, इनकी विशेषताएं लिखिए, या इस तरीके से पूछा जा सकता है कि धातु एवं अधातु में अंतर लिखिए। 2 नंबर में अगर क्वेश्चन आता है तो आप 4 पॉइंट लिख देंगे, 4 धातु के लिख देंगे, 4 अधातु के लिख देंगे, 2 नंबर आपके पक्के हैं। अगर क्वेश्चन लॉन्ग आता है, लॉन्ग टाइप से आता है, धातु क्या होती हैं उदाहरण से ही समझाइए, या धातुएं क्या होती हैं उदाहरण से ही समझाइए, तो आप इसको पूरा एक्सप्लेन कर सकते हैं एक एक प्रॉपर्टी को। इसके बीच में जो एक्सेप्शन है, अपवाद हैं ग्रेफाइट डायमंड के, वो मैं बता ही चुका हूँ, आप लोग नोट कर ही रहे हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है, पेंसिल में ग्रेफाइट होता है। हिमांशु बिल्कुल सही बात है, पेंसिल जो होती है जिससे हम नोट करते हैं, लिखते हैं, वो हमारा ग्रेफाइट होता है। और ग्रेफाइट का एक इम्पोर्टेंट यूज ये होता है कि जो बड़ी बड़ी मशीनरियाँ होती हैं, बड़े बड़े उद्योगों के अंदर, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री के अंदर जो हैवी मशीन होती हैं, ग्रेफाइट जो होता है लुब्रिकेंट का काम करता है। ये क्या करता है, मशीनों के अंदर इसको डाल देते हैं, वहाँ से घर्षण बल को कम कर देता है। स्नेक जिसको बोलते हैं, चिकना पदार्थ होता है बहुत, और इसके द्वारा बड़ी बड़ी मशीनों की सफाई करने के लिए, जिससे कि उनके ज़्यादा घर्षण न लगे, ज़्यादा चमक पैदा ना हो, इसलिए ग्रेफाइट को डाल देते हैं, ये उसको सॉफ्ट कर देता है। बिल्कुल सही बात है। ये होगी हमारी भौतिक विशेषताएं, जो कि हम धातु अधातु की परिभाषा दे सकते हैं और इनकी भौतिक विशेषताओं के आधार पर इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं, इनकी व्याख्या कर सकते हैं। अब मैं आता हूं रासायनिक गुणधर्म के ऊपर। पहले हम धातुओं के रासायनिक गुणधर्म पढ़ेंगे। एसिड से अभिक्रिया नहीं करती है क्या? अधातुएं नहीं करती हैं, कुछ करती हैं, सब नहीं करती हैं। कुमुद, कुछ अधातुएं होती हैं जो कि एसिड से रिएक्शन करती हैं, अभी मैं आगे बता रहा हूँ। जैसे सल्फर होता है, फॉस्फोरस होता है, ये एसिड के साथ रिएक्शन कर सकती हैं, लेकिन सब नहीं करती हैं, सब धातुएं भी नहीं करती हैं, अभी बता रहा हूँ। पहले आते हैं धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। फर्स्ट नंबर, सबसे पहले आप जान ही गए कि धातुएं क्या होती हैं, ये विद्युत धनात्मक होती हैं, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती हैं। गोल्ड, गोल्ड धातु होती है। शिखा तिवारी, अभी मैंने बताया, गोल्ड जो होती है वो धातु होती है, अधातु नहीं होती है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रोमीन मिश्रा, ब्रोमीन जो होती है अधातु होती है, लिक्विड होती है। सल्फर भी धातु होती है, ब्रोमीन धातु नहीं होती है। अब फर्स्ट नंबर पे धातु की प्रवृत्ति क्या होती है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की होती है। हाँ बिल्कुल सही बात है अरुण कुमार, ब्रोमीन एक ऐसी धातु होती है जो लिक्विड होती है, और मरकरी एक ऐसी धातु होती है जो कि लिक्विड होती है। दोनों ही एक्सेप्शन है, अपवाद स्वरूप है, बिल्कुल सही बात है। ब्रोमीन ऐसी धातु होती है जो लिक्विड होती है, और इधर धातुओं में कौन से होती है, धातुओं में मरकरी होती है जो लिक्विड होती है। गोल्ड का नेम पूछा है किसी बच्चे ने, AU, AU का सिंबल बताएं, कौन बताएगा सबसे पहले? आई एम वेटिंग फॉर दिस। व्हाट इज द लैटिन नेम ऑफ
Au गोल्ड, सोने का लैटिन नेम क्या होता है? संजय नामदेव अभी बताया, हीरा है धातु होती है, धातु नहीं होती है, और सबसे कठोर पदार्थ होता है। चलिए अब यहां पर धातु को मैं एम से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो धातु की प्रवृत्ति क्या होती है? विद्युत धनात्मक होती है। ये इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं, तो यहां पर कोई भी धातु क्या करेगी? Mn प्लस इलेक्ट्रॉन त्याग देगी। n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कोई बच्चा बताए जरा, माय क्वेश्चन इज, गोल्ड का जो सिंबल होता है, चिन्ह होता है, वो Au होता है, तो इसको Au का पूरा नाम क्या होता है? Au का लैटिन नेम क्या होता है? हाँ वेरी गुड, कुशगिरी गोस्वामी, औरम, औरम होता है, बिल्कुल सही बात है। लैटिन नेम जिसका होता है औरम होता है, एल्यूमिनियम नहीं होता है, एल्यूमिनियम Al होता है। ठीक है, अब आते हैं इसके ऊपर। अब जैसे क्या क्या करती हैं, कैसे इलेक्ट्रॉन त्यागती हैं धातु, इसको समझ ले जरा ध्यान से। जैसे सोडियम होता है, सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11, तो जब आप इसका KLMN सेल के अंदर, KLMN कक्षाओं के अंदर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें तो आप क्या लिखेंगे? 2 8 1। ये जादुई संख्या होती हैं, मैजिक नंबर होती हैं। तो कोई भी तत्व इलेक्ट्रॉन क्यों त्यागता है और इलेक्ट्रॉन क्यों ग्रहण करता है? वो अपनी बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को स्थायी करने के लिए इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है या इलेक्ट्रॉनों को त्यागता है। तो यहाँ सोडियम की बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर सोडियम जो है 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो इसकी बाह्यतम कक्षा हो जाएगी ये, और इसका अष्टक पूरा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 2 8। और 1 इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद सोडियम के ऊपर आवेश कौन सा आ जाएगा? Na+। इसलिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सोडियम के ऊपर +1 चार्ज क्यों होता है? क्योंकि ये इसकी बाह्यतम कक्षा में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद ये स्थायी हो जाता है, इसलिए इसके ऊपर 1 धनावेश आता है। मैग्नीशियम की प्रकृति क्या होती है? इलेक्ट्रॉन त्यागने की होती है, विद्युत धनात्मक होती है। 2 8 2, बाह्यतम कक्षा 2 है, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग सकती है। 2 इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद इसका अष्टक पूरा हो जाएगा, तो मैग्नीशियम के ऊपर चार्ज आ जाएगा 2+। एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 13 होता है, 2 8 3। तो बाह्यतम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद एल्यूमिनियम के ऊपर चार्ज आएगा +3, इसकी बाह्यतम कक्षा का अष्टक पूरा हो जाएगा। तो कोई भी धातु क्यों इलेक्ट्रॉन त्याग रही है? अपनी बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्थायी करने के लिए। कितने इलेक्ट्रॉन त्याग रही है? जो कि इसकी बाह्यतम कक्षा में होते हैं, 1 2 3। ठीक है, अब इसके बाद रासायनिक अभिक्रिया, धातुओं की ऑक्सीजन के साथ क्रिया क्या होती है? O2 के साथ क्रिया। धातुओं की ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बनाती हैं? धातु ऑक्साइड बनाती हैं। जैसे सोडियम की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ कराओ, पहले भी मैं बता चुका हूँ फॉर्मूला कैसे बनाते हैं। Na के ऊपर आप लोग जानते हैं चार्ज कितना होता है, आवेश कितना है? +1। ऑक्सीजन के ऊपर आवेश कितना होता है? 2-। दोनों की आप क्या करा देंगे? आवेश की क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे। क्या हो जाएगा? Na2O। ये 2 वाला नंबर यहाँ आ जाएगा और +1 वाला नंबर यहाँ आ जाएगा, ये बन जाएगा सोडियम ऑक्साइड। ठीक है, इसी तरीके से मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन की रिएक्शन करते हैं तो क्या बन जाएगा? MgO। Mg के ऊपर कितना आवेश होता है? 2+। O के ऊपर कितना आवेश होता है? 2-। दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, सेम चार्ज है, कट जाएगा एक दूसरे से, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। तो धातु जो होती हैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके, अभिक्रियाएं करके क्या बनाती है? धातु ऑक्साइड बनाती हैं। आयरन की रिएक्शन करा सकते हैं ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बनाएंगे? आयरन के ऊपर 2 प्रकार के आवेश होते हैं, सभी जानते हैं। एक Fe2+ होता है और एक Fe3+ होता है। एक फेरिक होता है, एक फेरस होता है। तो ये क्या क्या बना देगा? एक ऑक्साइड बनाएगा FeO और एक ऑक्साइड बनाएगा Fe2O3, और इन दोनों को मिक्स करके क्या बन जाता है? Fe3O4। ये +2 आवेश में आयरन का ऑक्साइड होता है, ये +3 आवेश में आयरन का ऑक्साइड होता है, और ये दोनों कंबाइंड हो जाते हैं, तो इसको बोलते हैं मिक्स ऑक्साइड, मिश्रित ऑक्साइड। क्वेश्चन आ सकता है मिश्रित ऑक्साइड का एक उदाहरण दीजिए। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बना दिया? धातु ऑक्साइड।
अब आते हैं सक्रियता श्रेणी के ऊपर। अच्छा, एक क्वेश्चन का आंसर देंगे सभी बच्चे। मैंने बताया था आयरन के ऊपर क्या होती है, रस्टिंग लगती है, आयरन के ऊपर जंग लग जाती है। तो जंग का मैंने फॉर्मूला बताया था, रस्ट जो होती है, जंग का फॉर्मूला क्या होता है। देखते हैं कौन बच्चा सबसे पहले आंसर दे रहा है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रस्ट, जंग का फॉर्मूला क्या होता है। हाँ सचिन, पीतल मिश्र धातु है, बिल्कुल सही बात है। तो अब आते हैं सक्रियता श्रेणी के ऊपर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कर लें। सक्रियता श्रेणी क्या होती है? एक्टिविटी सीरीज इसको बोलते हैं। क्या होती है, परिभाषा सुन लो पहले ध्यान से। धातु आप लोग जानते हैं बहुत ज़्यादा क्रियाशील होती हैं, कुछ धातुएं कम क्रियाशील होती हैं, कुछ धातुएं जो होती हैं ज़्यादा क्रियाशील होती हैं। तो यहाँ पर एक श्रेणी तैयार की गई है। सभी धातुओं को ऊपर से नीचे जाने पर धातुओं को उनकी घटती हुई सक्रियता के तो सक्रियता श्रेणी के बारे में मैंने आप लोगों को बताया। धातुओं को उनकी घटती हुई सक्रियता के आधार पर रखने पर एक श्रेणी प्राप्त हो जाती है, जिसको हम सक्रियता श्रेणी बोलते हैं। इस सक्रियता श्रेणी में जो ऊपर वाली धातु होती है वो बहुत ज़्यादा क्रियाशील होती है, और जो सबसे नीचे वाली धातु होती है वो बहुत कम क्रियाशील होती है। तो सक्रियता श्रेणी धातुओं की घटती हुई क्रियाशीलता का क्रम है। मैं लिख देता हूं यहां पर, ऊपर से नीचे जाने पर देखो आप ध्यान से, धातु की क्रियाशीलता जो है वो कम होती चली जा रही है। मतलब पोटेशियम जो होती है वो सबसे ज़्यादा क्रियाशील धातु होती है, उससे कम सोडियम होती है, उससे कम बेरियम होती है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, और जो प्लेटिनम होती है ये सबसे कम क्रियाशील धातु होती है, ये किसी के साथ भी रिएक्शन नहीं करती है। और जो सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम, ये तीन धातुएं होती हैं, इनको हम मुद्रा धातु भी बोलते हैं। मुद्रा धातु का मतलब होता है कि जो सिक्के बनाए जाते हैं, जो मुद्राएं बनाई जाती हैं, वो इन्हीं धातु की बनाई जाती हैं। वो क्यों बनाई जाती हैं? क्योंकि इन धातुओं के ऊपर रस्टिंग नहीं लगती है, रस्टिंग नहीं होती है, जंग नहीं लगता है, तो इनको बहुत लंबे टाइम तक यूज कर सकते हैं। अगर हम आयरन के सिक्के बनाएंगे तो आयरन के सिक्के से क्या होगा, 2-3 साल में इसके ऊपर जंग लग जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा। जबकि चांदी के, प्लेटिनम के या सिल्वर के, गोल्ड के जो सिक्के बनाए जाते हैं, बहुत लंबे टाइम तक हम इनका इस्तेमाल करते हैं और इनके ऊपर जंग नहीं लगता है। इसीलिए इन धातुओं को हम क्या बोलते हैं? मुद्रा धातु। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। तो ये सक्रियता श्रेणी आप सभी बच्चे इसको नोट कर लेंगे। आपके जो विद्या के क्वेश्चन बैंक में उसमें भी दी हुई है, विद्या डाउनलोड किया होगा आपने, उसके ऊपर भी दी हुई है। और इस सक्रियता श्रेणी को आप तैयार कर लें। इसके आधार पर कई सारे क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, अभी मैं बताने जा रहा हूँ। अब धातुओं की क्रिया करते हैं हाइड्रोजन के साथ। H2 से क्रिया क्या बनाते हैं? धातु जो होती हैं H2 के साथ क्रिया करके क्या बनाती हैं? धातु हाइड्राइड बनाती हैं। जैसे सोडियम की रिएक्शन में करा दूं अगर हाइड्रोजन के साथ, इसको हीट, सिंबल ये, दिस इज द सिंबल ऑफ हीट, गर्म कर देते हैं तो क्या बन जाएगा? NaH बन जाएगा। Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और हाइड्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। संतुलित आप कर ही लेंगे। कैल्शियम की रिएक्शन में बना देता हूँ हाइड्रोजन के साथ, इसको गर्म कर देंगे तो इसको बोलते हैं CaH2। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस कंपाउंड का नाम होता है हाइड्रोलिथ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने आप में कि हाइड्रोलिथ क्या होता है। कैल्शियम हाइड्रोजन की रिएक्शन कराने पर कैल्शियम हाइड्राइड प्राप्त होता है, इसको बोलते हैं हाइड्रोलिथ। सेम मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन कराएंगे आप, ये बन जाएगा MgH2, मैग्नीशियम हाइड्राइड। तो धातुओं की रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ कराने पर हाइड्राइड का निर्माण होता है। अब आते हैं धातु की रिएक्शन जल के साथ कराएं तो क्या होता है? जल से क्रिया, धातु की अभिक्रिया आप जल के साथ करा रहे हैं तो क्या बनता है?
क्या लिखते हैं भाई। जल के साथ क्रिया कराने पर धातु जो होती हैं हाइड्रोक्साइड बनाती हैं और हाइड्रोजन गैस निकालती हैं, और इस अभिक्रिया में ऊर्जा निकलती है बहुत ज़्यादा। एक्सोथर्मिक ऊष्माक्षेपी रिएक्शन होती है। सोडियम को आप जैसे पानी में डालोगे एकदम तेज़ी के साथ आग लग जाती है। उसमें क्या क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस निकलती है, और उसमें क्या होता है हाइड्रोजन गैस के साथ साथ हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। Na+H2O क्या बना देगा, NaOH प्लस H2 प्लस ऊर्जा, बहुत ज़्यादा ऊर्जा निकलती है, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होती है। ओके हरिशंकर, कोई बात नहीं है। पोटेशियम की रिएक्शन करा दो H2O के साथ, बन गया KOH प्लस H2 प्लस ऊर्जा। आप ध्यान देना इस बात का, ये दोनों अभिक्रिया जो होती हैं ऊष्माक्षेपी एक्सोथर्मिक रिएक्शन का उदाहरण होती हैं। इसमें आपको क्या करना है, सोडियम को पोटेशियम को आप कभी भी खुले में नहीं रखेंगे, इनको हम मिट्टी के तेल के अंदर डाल के रखते हैं, जिससे कि इनके ऊपर पानी की वाष्प या ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया ना करेगी और इनमें से तेज़ी से ऊर्जा ना निकले। ठीक है। इसके अलावा इम्पोर्टेंट अगली रिएक्शन है अम्लों के साथ अभिक्रिया। किसी बच्चे ने पूछा था कि अम्लों से क्रिया करके क्या बनाते हैं धातु। अम्लों से क्रिया करके धातु की प्रकृति क्या होती है, क्षारीय होती है, और अम्लों की प्रकृति अम्लीय होती है। मैंने बताया था उदासीनीकरण अभिक्रिया का उदाहरण होता है अम्ल क्षार मिलके क्या बनाते हैं, जल बनाते हैं। अम्ल क्षार मिलके जल और लवण बनाते हैं। जैसे उदाहरण देखो, सोडियम की रिएक्शन करा दो आप HCl के साथ, तो क्या बन जाएगा, NaCl प्लस यहाँ पर H2 गैस बनेगी। मैग्नीशियम की रिएक्शन करा दो H2SO4 के साथ, क्या बन जाएगा, MgSO4 ट्वाइस प्लस हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। इस तरीके से धातु की क्षारीय प्रकृति और अम्लों के साथ मिलकर क्या बना दिया, लवण और हाइड्रोजन गैस। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन कौन सी धातुएं होती हैं जो कि सभी अम्लों में नहीं घोली जा सकती हैं। आप जानते हैं सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम, मुख्य रूप से गोल्ड और प्लेटिनम, इनको आप किसी भी अम्ल के अंदर नहीं घोल सकते हैं, चाहे वो सांद्र H2SO4 हो, चाहे सांद्र HCl हो, चाहे सांद्र HNO3 हो। इनको घोलने के लिए हम क्या करते हैं, अम्लराज का इस्तेमाल करते हैं। एक अम्ल होता है एक्वा रेजिया, इसको बोलते हैं एक्वा रेजिया। कैसे बनाया जाता है, HCl प्लस HNO3। HCl का 3 भाग होता है और HNO3 का 1 भाग होता है, इसको बोलते हैं अम्लराज। इसका कहाँ इस्तेमाल करते हैं, गोल्ड और प्लेटिनम को घोलने के लिए। बिल्कुल सही है रिया यादव, गोल्ड, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, इनको घोलने के लिए एक्वा रेजिया का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा ये किसी भी अम्ल में नहीं घोली जा सकती हैं। ठीक है। अब देखते हैं जरा कुछ अधातुओं की विशेषता देख लेते हैं। अभी सक्रियता श्रेणी नोट कर ली होगी आप लोगों ने, विद्या क्वेश्चन बैंक में भी दी हुई है, विद्या ऐप डाउनलोड किया आपने, उसमें भी दी गई है। ये सारी चीज़ें उसमें दी गई हैं, उनको थोड़ा ध्यान से पढ़ते रहें और क्वेश्चन सोल्व करें ज़्यादा से ज़्यादा। जो कि आपके विद्या क्वेश्चन बैंक में जितने क्वेश्चन दिए हुए हैं वो सारे के सारे आप सोल्व करें। अब अधातुओं की रासायनिक विशेषताएं। अब देखें जरा, किसी बच्चे ने पूछा था कि अधातु किस प्रकार से अभिक्रियाएं करती हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं, अधातु जो होती हैं वो ऋणायन बनाती हैं, क्योंकि विद्युत ऋणात्मक होती है, और क्या करती हैं, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती हैं। संजय नामदेव, सक्रियता श्रेणी की परिभाषा अभी मैंने बताई थी। धातुओं को उनकी घटती हुई क्रियाशीलता के रूप में अरेंज किया गया है, व्यवस्थित किया जाता है। इस श्रेणी को बोलते हैं सक्रियता श्रेणी। इस श्रेणी की हेल्प से आप बता सकते हैं जो ऊपर वाली धातु होती है वो ज़्यादा क्रियाशील होती है और जो नीचे वाली धातु होती है वो कम क्रियाशील होती है। जैसे एल्यूमिनियम और जिंक, एल्यूमिनियम ऊपर है, जिंक नीचे है, तो इसका मतलब एल्यूमिनियम ज़्यादा क्रियाशील है और जिंक जो है कम क्रियाशील है। आयरन और कैडमियम, आयरन ऊपर है, कैडमियम नीचे है, इसका मतलब क्या हो गया, आयरन ज़्यादा क्रियाशील है और कैडमियम कम है। लेड और टिन, इसका मतलब टिन ज़्यादा क्रियाशील है और लेड कम है। इस तरीके से आप बता सकते हैं। और जो ऊपर वाली धातु होती है वो नीचे वाली धातु को उसके विलयन से प्रतिस्थापित कर देती है। मैंने बताया था आपको पहले दिन कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया में आप इसका उदाहरण दे सकते हैं, Zn प्लस CuSO4। Zn कहाँ होता है, जिंक। जिंक किसके ऊपर होता है, कॉपर के ऊपर होता है।
इसका मतलब Zn जो होता है प्लस CuSO4, ये वाली अभिक्रिया क्या बन जाएगा, ZnSO4 प्लस कॉपर, जबकि Cu प्लस ZnSO4 ये अभिक्रिया नहीं होती है। क्यों? क्योंकि कॉपर जो होता है जिंक से कम क्रियाशील होता है और जिंक जो होता है वो कॉपर से ज़्यादा क्रियाशील होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करेंगे सभी बच्चे, इस क्वेश्चन पे ध्यान दें। अब आती है अधातु की ऑक्सीजन के साथ क्रिया। अधातु की O2 से क्रिया क्या होती है, ऑक्साइड बनाते हैं। हाँ, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, पीयूष कुमार सिंह, विस्थापन अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, दे सकते हैं आप। डबल डिस्प्लेसमेंट होती है, द्विविस्थापन अभिक्रिया, उसके भी एग्जाम्पल मैंने सब बताए हैं। रामायण मिश्रा, सोने और चांदी का उपयोग ही क्यों आभूषण बनाने में किया जाता है, वो इसलिए किया जाता है सोने और चांदी का उपयोग क्योंकि इनके ऊपर आसानी से रस्टिंग नहीं होती है, इनके ऊपर आसानी से जंग नहीं लगता है, इसलिए हम इनको लंबे टाइम तक इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर लोहे का बनाएंगे आभूषण तो क्या होगा, लोहा बॉडी से टच करेगा, कुछ दिन में उसके ऊपर जंग लग जाएगा, वो खराब हो जाएगा, बॉडी को भी नुकसान करेगा और अपने आप भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, हरिशंकर कुमार, राइट। अब O2 के साथ रिएक्शन करा दो, C प्लस O2 बन जाएगा CO2, S प्लस O2 बन जाएगा SO2, P4 प्लस O2 बन जाएगा P4O10। ये सारी अभिक्रियाएं आप हीट की प्रेजेंस में करेंगे और इनको संतुलित कर लेंगे। सारी रिएक्शन आपको बैलेंस करना आता है। अब आती है अम्लों की साथ क्रिया। कौन, अधातु जो होती हैं, किसी बच्चे ने पूछा था क्या अधातु अम्लों के साथ अभिक्रिया करती हैं? हाँ, कर सकती हैं, एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ। अम्लों से क्रिया कैसे करती हैं? सभी नहीं करती हैं, कुछ करती हैं। जैसे सल्फर की रिएक्शन अगर मैं सांद्र H2SO4 के साथ करा देता हूँ, कंसंट्रेट H2SO4 के साथ कराता हूँ, तो क्या होता है, इसमें से SO2 बनेगा प्लस वाटर बन जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगी और वाटर निकल जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सल्फर डाइऑक्साइड के निर्माण में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड कैसे बनाई जाती है, आप ये अभिक्रिया दे सकते हैं। या आपसे पूछा जाएगा कि क्या होता है जब सल्फर सांद्र H2SO4 के साथ अभिक्रिया करता है, तो आप आंसर में लिख देंगे सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर का निर्माण होता है। ठीक है, इसके अलावा सल्फर की सांद्र HNO3 के साथ अभिक्रिया करते हैं, सांद्र या कंसंट्रेट के साथ, तो क्या क्या बनता है, इसमें H2SO4 बन जाएगा प्लस NO2 बन जाएगा प्लस H2O बन जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, H2SO4 बनाने की विधि लिखिए, या फिर NO2 गैस कैसे बनाई जाती है, या फिर क्या होता है जब सल्फर सांद्र HNO3 के साथ अभिक्रिया करता है। ठीक है, अब आती है Cl2 के साथ अभिक्रिया। अधातु जो होती है क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके अधातु क्लोराइड बनाती हैं। जैसे मैं फॉस्फोरस की रिएक्शन करा दूँ Cl2 के साथ, तो क्या बन जाएगा, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, PCl5 का निर्माण। ठीक है, सल्फर की रिएक्शन करा दूँ Cl2 के साथ, हीट कर देंगे इनको, साथ साथ गर्म करने पर ही अभिक्रिया होती है, तो बन जाएगा H2Cl2, सल्फर मोनोक्लोराइड। राइट, हाइड्रोजन से भी अभिक्रिया करती हैं, नॉन मेटल जो है धातु होती हैं वो हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके क्या बनाती हैं, हाइड्रोजन H2 प्लस S क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, रोटन एग, सड़े हुए अंडों जैसी इसकी स्मेल होती है। और इसके अलावा नाइट्रोजन की रिएक्शन H2 के साथ कराते हैं, क्या बनता है, अमोनिया का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, हैबर प्रक्रम। H2Cl2, रिया यादव बिल्कुल सही आंसर है, ये बन गया। सक्रियता श्रेणी की आनंद मोहन, तो ये बन गया आपका अमोनिया, अमोनिया का निर्माण हो गया। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है आयनिक यौगिक क्या होते हैं, इनकी क्या विशेषताएं होती हैं। आयनिक बंध कैसे बनता है, परिभाषा से ही आपको पता चल रहा है, नाम से पता चल रहा है आयनिक बंध की परिभाषा क्या होती है। दो प्रकार के हमारे पास आयन होते हैं रसायन विज्ञान के अंदर, एक धनायन होता है, एक ऋणायन होता है, और इन दोनों के बीच में जो आकर्षण बल लगता है उससे जो बंध बनता है उसी को बोलते हैं आयनिक बंध, और ऐसे यौगिकों को बोलते हैं आयनिक यौगिक। सांद्र मीन सांद्र होता है, पीयूष कुमार सिंह पहले भी बता चुका हूँ,
कंसंट्रेट या सांद्र क्या होता है? जिसके अंदर अम्ल की मात्रा ज़्यादा होती है, पानी कम होता है। और जो तनु होता है, डाइल्यूट जो होता है, जिसको तनु बोलते हैं, इसके अंदर अम्ल कम होता है और पानी ज़्यादा होता है। समझ रहे हो मेरी बात? सांद्र का मतलब गाढ़ा होता है और तनु का मतलब पतला विलयन होता है। ठीक है। आयनिक बंध का निर्माण कैसे होता है? धातु और अधातुओं के बीच में ये बंध बनता है और इसके अंदर धातु की प्रवृत्ति होती है इलेक्ट्रॉन त्यागने की, अधातु की प्रवृत्ति होती है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की। धातु में जैसे सोडियम होती है, सोडियम इलेक्ट्रॉन त्याग के इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अधातु में क्लोरीन होती है, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। दोनों जब यौगिक बनाएंगी, दोनों के बीच में धनावेश और ऋणावेश में आकर्षण बल लगेगा, दोनों के मिलने से क्या बन जाएगा? NaCl बन जाएगा। Na के ऊपर +1 चार्ज हो गया, ऑक्सीजन के ऊपर 2- चार्ज हो गया। इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए क्योंकि यह धातु है। 2 इलेक्ट्रॉन इसलिए ग्रहण किए क्योंकि इसकी वायुतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के पश्चात इसका अष्टक पूरा हो जाता है। सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन इसलिए त्यागा क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद इसका अष्टक पूरा हो जाता है। दोनों के बीच में आकर्षण बल लगेगा, क्या बन जाएगा? Na2O। ये आयनिक यौगिक है, ये आयनिक यौगिक है। आयनिक यौगिक कंपाउंड आयनिक बंध हमेशा धातु और अधातुओं के बीच बनते हैं। जैसे Mg के ऊपर 2+ चार्ज होता है, Cl के ऊपर 1- होता है। दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, क्या बन जाएगा? MgCl2। ये बन गया मैग्नीशियम क्लोराइड। Mg के ऊपर 2+ चार्ज है, ऑक्सीजन के ऊपर 2- चार्ज है, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, ये बन गया आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो आयनिक यौगिक की परिभाषा आप कैसे बताएंगे? आयनिक बंध की परिभाषा क्या बताएंगे? वह बंध जो कि आयनों के बीच में बनता है, एक धातु और अधातु के बीच में बनता है। धातु की प्रवृत्ति होती है इलेक्ट्रॉन त्यागने की। इलेक्ट्रॉन इसलिए त्यागते हैं क्योंकि ये अपनी वायुतम कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्थायी करना चाहते हैं। अधातु इलेक्ट्रॉन इसलिए ग्रहण करती हैं क्योंकि ये अपनी वायुतम कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्थायी करना चाहते हैं। दोनों के इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद दोनों के ऊपर आवेश आ जाएगा, धनावेश और ऋणावेश। तो क्या करेंगे आप? दोनों के आवेश की क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, यह आपका आयनिक यौगिक का निर्माण हो गया। इसको आप आयनिक बंध के उदाहरण के रूप में भी दे सकते हैं। आयनिक बंध की परिभाषा हो गई है, आयनिक यौगिक का निर्माण हो गया है, इस तरीके से आप बता सकते हैं। अब आयनिक यौगिकों की विशेषताएं मैं बता देता हूँ। आयनिक यौगिक की विशेषताएं क्या क्या होती है? फर्स्ट नंबर, ये क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। जितने भी आयनिक यौगिक होते हैं सारे के सारे ठोस होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें धातु और अधातु के बीच में प्रबल आकर्षण बल लगता है, जिसकी वजह से इनके क्रिस्टल जो होते हैं आपस में बंध जाते हैं मजबूती से और ये ठोस अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। दूसरा नंबर होता है इनके जो बॉइलिंग और मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, यानी गलनांक और क्वथनांक होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इनके बीच में प्रबल आकर्षण बल लगा हुआ होता है। उसको तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, बहुत टेम्परेचर देना पड़ता है। इसका मतलब इनके बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। विलेयता, थर्ड नंबर विलेयता। ये आयनिक यौगिक जितने भी होते हैं इनके ऊपर आप देख रहे हो धनावेश और ऋणावेश होता है। जब आप इनको वाटर के अंदर डालोगे तो क्या होगा? एक एग्जाम्पल से देख लो, NaCl आयनिक यौगिक होता है। जब आप इसकी H2O के साथ रिएक्शन कराओगे तो Na के ऊपर धनावेश आएगा, Cl के ऊपर ऋणावेश आएगा और H में H+ OH- आएगा। दोनों की आप क्या करेंगे? वही क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, Na को OH के साथ और H को Cl के साथ। तो उत्पाद क्या बन जाएगा? NaOH + HCl। ये आयनिक यौगिक हो गए। इसका मतलब हो गया कि आयनिक यौगिक जो होते हैं जल के अंदर घुलनशील होते हैं क्योंकि इनके ऊपर आयन उपस्थित होते हैं। आयनिक यौगिक जितने भी होते हैं विद्युत के सुचालक होते हैं। विद्युत के सुचालक होते हैं मतलब अपने अंदर से विद्युत ऊर्जा का आसानी से चालन कर सकते हैं। राजकरण मेटलर्जी की डिस्कशन कल करेंगे, अभी आज वाले टॉपिक पे ध्यान दो। तो आयनिक यौगिक मैंने बताया कि विद्युत के सुचालक होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि जब आप इनको जल के अंदर डालोगे इनके पास मुक्त आयन होते हैं और ये मुक्त आयन जो होते हैं विद्युत ऊर्जा को आसानी से सुचालित कर सकते हैं। इनके अंदर विद्युत ऊर्जा का आसानी से चालन हो सकता है। ठीक है, आज जो मैंने पोर्शन बताया है आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे। ई विद्या डाउनलोड कर रखा है आप लोगों ने, उसके अंदर जितने क्वेश्चन दिए हुए हैं, जितनी भी थ्योरी दी हुई है, एक बार उसको पढ़ेंगे। या विद्या क्वेश्चन बैंक होगा, उसके अंदर जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं उनके ट्राई करेंगे। और मेटलर्जी की चर्चा राजकरण में कल करूँगा। कल पूरी की पूरी मेटलर्जी बताएंगे
कैसे धातु को निष्कर्षित किया जाता है, उसके अंदर भर्जन निस्तापन क्या होता है, कॉपर की मेटलर्जी कैसे की जाती है, आयरन की कैसे करते हैं, ये सब इन सब चीज़ों की चर्चा कल करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।